पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार के जो है अपडेट क्वेश्चन आंसर हमेशा हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती हैं। अभी हमारी एक सीरीज़ शुरू हो चुकी है, आप सभी को पता है, जिसमें हम हरियाणा पीटीए एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है एचटेट को लेके हमारी सीरीज चल रही है। DSSB या जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको लेके। तो अभी जैसे एचटेट एग्जाम है तो आप एचटेट को लेके स्पेशली फोकस कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन बेसिकली हमारा जो टारगेट है हर एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को कवर करना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो फ्यूचर में हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सीरीज जो है ज़बरदस्त चल रही है और कल से तो आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा दी जाने लगी हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको वीडियोस देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ उस PDF के आंसर की तो हमारे पास हम वीडियो में आपको करवाएंगे ही, साथ में उसके साथ जितने और ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं। आपको पता है कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं अभी भी चैनल पे जाके कि कितनी अच्छी तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया है। तो आज उसी कड़ी में हमारा जो है 5 नंबर पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आज जो है हम बिल्कुल यूनान को कवर करेंगे कि यूनान से रिलेटेड जो भी एजुकेशन का जो सिस्टम है ना उसको हम कवर करेंगे। देखो, अलग अलग देश में अलग अलग फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री रही है। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, चाहे नेट लेवल का हो, चाहे किसी स्टेट एग्जाम का हो या कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वहाँ पे कुछ एक देशों की हिस्ट्री हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। यूनान से 5-7 देश हैं जिनकी हिस्ट्री को हम 1 बाय 1 कवर कर लेंगे इजी वे में। तो हम यूनान से शुरू करें और यूनान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, सबको यहाँ पे 1 बाय 1 हम कवर करने वाले हैं। हालांकि आज हम सिर्फ यूनान के 1 या 2 पार्ट को कवर कर पाएंगे। यूनान की जो हिस्ट्री है बेसिकली उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो भी आगे आएगी। बेसिकली इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बता दूं कि जो यूनान की जो हिस्ट्री है एजुकेशन की नहीं, ऑल ओवर हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी होमर काल बन जाता है, फिर दूसरा जो काल होता है स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा जो है उत्तर एथेंस काल। इन 4 काल में आप यूनान की हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। फिर अलग अलग क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं हम, ज़्यादा इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वह देश जिसने पहली बार शारीरिक शिक्षा और शिक्षा को निर्देशित किया। निर्देशित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से देना शुरू किया अपने देश के बच्चों को, नागरिकों को। वो पहला देश कौन सा था? वो था आपका पहला देश ग्रीस बोले तो यूनान, यूनान बोले तो ग्रीस, मतलब एक ही बात है, याद रखनी है। तो वो देश, पहला देश जिसने पहली बार जो है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा को निर्देशित किया, एक सिस्टम बनाया लोगों को एजुकेशन देने का, तो वो कौन सा देश था आपका? यूनान या ग्रीस। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है, इलियड और ओडिसी लिखी गई। इलियड और ओडिसी, देखो 2 ग्रंथ है, 2 कविताएं, या कोई भी आप मान के चलिए ऐसे ही कोई, जैसे इंडिया के अंदर रामायण और महाभारत, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, तो उसी प्रकार यूनान जो देश था उसमें भी ये 2 ग्रंथ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे इंडिया में रामायण और महाभारत हैं। तो उसी प्रकार से इसके राइटर के बारे में पूछा गया आपसे, इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर बता दूं, इसके बारे में फिर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। होमर काल में ये लिखी गई, इलियड और ओडिसी। ठीक है, होमर काल में, और इनका राइटर भी कौन? होमर। देखो, जिस काल में होमर यूनान के अंदर हुए उस काल को होमर काल बोला जाता है। मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बेसिकली 4 काल बताए यूनान के, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो उसी कड़ी में जिस काल में होमर हुए वो कौन सा हो गया? होमर काल। होमर कौन थे? एक अंधे कवि थे, जिसने जो है नेत्रहीन कवि थे, मतलब आंखें वो देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो है 2 महाकाव्य लिखी, जिनकी तुलना जो है वेद व्यास के वेदों से भी आप कर सकते हो, रामायण महाभारत से भी कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली उन्होंने अपनी इन महाकाव्यों में किस चीज़ का वर्णन किया जो है, उन्होंने उसके अंदर तीरंदाजी उस समय में फेमस थी, मलयुद्ध या रथ दौड़ या भाला प्रशिक्षण, मतलब जो भी उस समय में जो एक्टिविटीज़ फेमस थी बहुत ज़्यादा, उनका उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया। इसके अलावा होमर को जो है देश का गुरु भी बोला जाता था उस काल में, एजुकेटर ऑफ ग्रीस। मतलब जब एक सिस्टमेटिक ढंग से एजुकेशन वहाँ पे शुरू हुई तो उसको शुरू करने में सबसे ज़्यादा रोल भी वहाँ पे होमर का रहा था।
इसके बाद 3 नाम और आपको नजर आ रहे होंगे, प्लेटो, अरस्तु, गैलन। देखो गैलन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार जो है नियम बताए फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस करने के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताए थे, मतलब पहली बार एक सिस्टम बनाया था इन्होंने प्रैक्टिस करने का, वो आगे जिक्र आएगा, उसको हम जिक्र करेंगे। इसके बाद 2 नाम और आपको नजर आ रहे हैं, अरस्तु और प्लेटो। इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, कन्फ्यूजिंग भी आपने पढ़ा है कि ये कथन अरस्तु ने दिया, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे प्लेटो को माना जा रहा है। देखो प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो कौन थे? अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो कौन थे? अरस्तु के गुरु थे, ठीक है। ये अरस्तु जो है प्लेटो का चेला था। प्लेटो के गुरु कौन थे मैं आपसे पूछूं तो वो थे सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और सुकरात का चेला हो गया प्लेटो और प्लेटो का चेला हो गया अरस्तु। ये सीक्वेंस भी बनती है। अरस्तु का चेला हो गया सिकंदर, जो महान योद्धा हुए हैं इतिहास में वो, ठीक है। सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भी जो है यूनान से रिलेटेड थे सारे, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आता है प्लेटो और अरस्तु से। देखो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, यह कथन किसका है? अगर ऑप्शन में दोनों हो प्लेटो और अरस्तु, तो आपको किसके साथ जाना है? प्लेटो के साथ जाना है। अगर आपके ऑप्शन में प्लेटो नहीं हो तो आपको इसका आंसर अरस्तु देना है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे, तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? मैंने बताया ग्रीस के काल, जो काल हुए हैं ग्रीस के, उनको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो इनमें जो है ना अलग अलग समय पे अलग अलग राजा होते थे, तो उनका जो है ना शासन करने का अलग अलग तरीका होता था। कई बार वो भी पूछ लिया जाता कि किस काल में तानाशाह शासन किया जाता था। कहीं पे तानाशाही थी, कहीं पे लोकतंत्र था, कहीं पे लोगों को अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो यूनान के इतिहास में जो काल हुए हैं उनमें अलग अलग एक राजाओं के राज करने की अलग अलग प्रणाली थी। उसी में से एक प्रणाली थी तानाशाह शासन की। वो ग्रीस के किस काल में थी? वो थी स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल का जिक्र आ गया तो स्पार्टा काल से रिलेटेड 2-3 बात मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएंगी फिर रिपीट हो जाएंगी, आपको पक्की हो जाएंगी। एक तो स्पार्टा जो काल है इसको क्लासिकल एज भी बोला जाता है, शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग जो स्पार्टा काल को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। शास्त्रीय युग किसको माना जाता है? स्पार्टा काल को शास्त्रीय युग बोला जाता है। एक ऊपर जिक्र आ रहा है वो भी मैं कर दूं, उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल को जो भाई श्रवण काल बोला जाता है, श्रवण काल, श्रवण काल, गोल्डन एज, गोल्डन एज, श्रवण काल बोला जाता है, गोल्डन एज। जो उत्तर एथेंस काल है उसको गोल्डन एज बोला जाता है। स्पार्टा काल को शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज आप बोल सकते हो, वो आपका होगा गोल्डन एज, उत्तर एथेंस काल, ठीक है। ये बात समझने की। अब यहाँ पे एक शब्द है पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो एथेंस था, जो पूर्व शब्द इस पूर्व और उत्तर बाद में जुड़े इससे, ठीक है। अर्ली एथेंस पीरियड और आपका लेटर एथेंस पीरियड। तो जो एथेंस था इसको पहले आक्टे या आक्टिके के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसके नाम जो है एथेंस पड़ गया और वहां पे जो राजा राज करते थे उनको एक्टियोस के नाम से जाना जाता था। तो ये बात याद रखें। और जो आपका पूर्व एथेंस काल था, पूर्व एथेंस काल हमने पढ़ लिया, तानाशाह कहां पे था? स्पार्टा काल। लेकिन पूर्व जो एथेंस काल था इसमें जो लोग थे वो प्रजातंत्रवादी थे, प्रजातंत्रवादी, ठीक है। हमें ये बात याद रखनी है। तो इन तीनों से रिलेटेड मैंने एक 2 बात बता दी आपको जो आगे भी आएंगी। इसके बाद स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? स्पार्टा काल में शिक्षा जो थी वो उसका मेन पर्पज होता था मैन ऑफ एक्शन तैयार करना, मतलब काम के लिए आदमी को तैयार करना, ठीक है। उन्हीं लोगों को वैल्यू दी जाती थी जो काम के होते थे। जो वहाँ पे कमजोर लोग होते थे उनको मार दिया जाता था, या बचपन में जब बच्चा पैदा होता था तो क्या किया जाता था? उनकी हेल्थ की जांच की जाती थी। जो बच्चे कमजोर होते थे बचपन में स्पार्टा काल में उन्हें क्या कर दिया जाता था? टाइगेट्स पर्वत से उन्हें नीचे फेंक दिया जाता था मरने के लिए भाई।
टाइगेट्स पर्वत से उन्हें नीचे फेंक दिया जाता था मरने के लिए। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन तैयार करना, मतलब काम के लिए आदमी। और जो कमजोर बच्चे बचपन में होते थे उन्हें क्या किया जाता था? टाइगेट्स पर्वत से जो फेंक दिया जाता था, उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उन्हीं लोगों को यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दी जाती थी जो शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, हेल्दी होते थे। ठीक है, इसके बाद देखो हमने पढ़े जो स्पार्टा के 4 काल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाएंगे। स्पार्टा के 4 काल कौन से हो गए? होमर काल, यूनान के 4 काल, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। देखो हमने पढ़ा स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन था, लेकिन एक दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैन ऑफ विजडम। अगर मैं आपसे पूछ लूँ जो होमर काल था उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य था? उसमें शिक्षा का जो उद्देश्य होता था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम तैयार करना, दोनों ही चीज़ें। मैन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होमर काल था उसमें मैन ऑफ एक्शन तो तैयार करना ही होता था, लेकिन मैन ऑफ विजडम तैयार करना भी वहाँ पे उद्देश्य होता था शिक्षा का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने जिक्र किया स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन, मतलब काम के लिए व्यक्ति को तैयार करना। लेकिन हमने उस दौरान एक और जिक्र किया था कि कमजोर बच्चों को किस पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता था। जो कमजोर बच्चे होते थे बचपन में ही उनको जो है माउंट टाइगेट्स पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता था। हमने ये डिस्कशन अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ये ऊंची है। तो ये भी याद रखें, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कोई बताने की बात है नहीं। इसके बाद जो स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था? जो स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था? जो स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था उसको कहा जाता था एगोग। उसको कहा जाता था एगोग। एगोग हमने देख लिया, एगोग हमने पढ़ लिया, लेकिन एगोग जो सिस्टम था उसको हैंडल करने वाले टीचर को क्या बोला जाता था? उसको जो बोला जाता था टीचर को बोला जाता था पेडोनोमस। टीचर को बोला जाता था पेडोनोमस। टीचर को बोला जाता था पेडोनोमस। जो एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करने वाला व्यक्ति होता था उसको बोला जाता था पेडोनोमस। और स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको एगोग बोला जाता था। इसके बाद एक वर्ड और आपको नजर आ रहा है पैलेस्ट्रा। एक वर्ड और आपको नजर आ रहा है पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा जो है हमने पढ़े 4 काल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। हमने पढ़ा पूर्व एथेंस काल। जो पैलेस्ट्रा होता था वो पूर्व एथेंस काल में जो है व्यायामशाला होती थी उसका नाम होता था। व्यायामशाला जो होती थी पैलेस्ट्रा, जो पूर्व एथेंस काल की जो व्यायामशाला थी उसको पैलेस्ट्रा बोला जाता था। और यहाँ पे जो जो शिक्षक होता था जो इस पैलेस्ट्रा को हैंडल करते थे उनको बोला जाता था पेडोट्राइब। पेडोट्राइब उनको क्या बोला जाता था? पेडोट्राइब। पेडोट्राइब उनको बोला जाता था। पेडोट्राइब जो पैलेस्ट्रा को हैंडल करते थे। पैलेस्ट्रा क्या था? पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला का नाम था। स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम को एगोग बोला जाता था। इसको जो हैंडल करते थे उसको पेडोनोमस बोला जाता था, याद रखने की बात है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक जो नृत्य होता था उसको क्या कहा जाता था? देखो जो स्पार्टा का काल था उसमें अलग अलग प्रकार के जो है नृत्य होते थे, उनके अलग अलग नाम होते थे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया जिम्नास्टिक जो नृत्य उसको क्या बोला जाता था, इसी प्रकार से वहाँ पे धार्मिक नृत्य भी होता था और इसी प्रकार से वहाँ पे सैनिकों का नृत्य भी होता था। तो इनके अलग अलग नाम थे जो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं गहराई से भी पूछे जा रहे हैं। तो जो स्पार्टा का जो जिम्नास्टिक युक्त नृत्य होता था जिसके अंदर जिम्नास्टिक की स्किल्स भी की जाती थी उसको क्या बोला जाता था? बिबाबिस। इसी प्रकार से मैंने आपको 2 नाम मैंने आपको और बताए जो है धार्मिक नृत्य और सैनिकों का नृत्य। जो धार्मिक जो नृत्य होता था उसको क्या बोला जाता था? हारेमस। धार्मिक नृत्य को हारेमस बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और मैंने आपको बताया जो है सैनिकों का नृत्य, उसको क्या बोला जाता था? पापी हिक सैनिकों के नृत्य को जो है बोला जाता था। इसमें और बताने की बात है नहीं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।
यूनान के काल को हम 4 पार्ट में शुरुआत से डिवाइड कर रहे हैं, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। तो हमने जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन डिस्कशन किया तो मैंने आपको बताया था क्लासिकल एज किस काल को बोला जाता है यूनान में, तो स्पार्टा को जो है क्लासिकल एज बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर एथेंस काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल या गोल्डन एज पीरियड इसको बोला जाता है उत्तर एथेंस काल को। होमर काल से रिलेटेड 2 बातें हमने पढ़ी कि होमर काल में एक होमर नामक जो है महान व्यक्ति हुए हैं जिनको एजुकेटर ऑफ ग्रीस या देश का गुरु भी बोला जाता है। उन्होंने 2 जो है ग्रंथ लिखे, कौन से, ओडिसी और इलियड, जिसकी आप तुलना वेद व्यास के वेदों से कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड बातें जो है मैं आपको बताऊं तो हमने डिस्कशन अभी पिछले क्वेश्चन में की कि वहाँ की व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोला जाता था, और जहाँ पे जो पैलेस्ट्रा जो व्यायामशाला थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण दिया जाता था, और पैलेस्ट्रा के शारीरिक शिक्षक को पेडोट्राइब जो है बोला जाता था। तो इन चारों से रिलेटेड कुछ एक मैंने बातें बता दी जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था एगोग शिक्षा प्रणाली को हैंडल करने वाले संचालक को बोला जाता था, क्या बोला जाता था, पेडोनोमस। अब ये हमने पीछे भी डिस्कशन कर लिया, लेकिन इसके बाद 3 वर्ड और हमारे सामने आपको नजर आ रहे हैं, यूरोटस, प्लेटिनिस्टोस, हारेमस, ठीक है। तो हारेमस हमने अभी पीछे जिक्र किया कि धार्मिक नृत्य जो होता था स्पार्टा काल में उसको हारेमस बोला जाता था। पेडोनोमस इसका आंसर होगा। तो अब बच गया यूरोटस और प्लेटेनिस्टोस। तो यूरोटस क्या थी, वो नदी थी जिसके किनारे स्पार्टा के लोग रहते थे, या स्पार्टा जिसके किनारे स्थित था उस नदी का नाम था यूरोटस नदी। अब एक वर्ड और आया, प्लेटेनिस्टोस। ये क्या होता था, स्पार्टा काल में खेल के मैदान को बोला जाता था प्लेटेनिस्टोस। जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता था स्पार्टा काल में उसको बोला जाता था प्लेटेनिस्टोस। इसके बाद स्पार्टा काल में सैनिक नृत्य को क्या बोला जाता था, हमने ये जिक्र कर लिया पीछे। जो स्पार्टा का काल था उसमें सैनिकों के नृत्य को क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था पापीहिक जो है सैनिकों के नृत्य को बोला जाता था स्पार्टा काल में। अब कुछ एक वर्ड और यहाँ पे हमारे सामने आए। जो धार्मिक नृत्य मैंने बताया उसको हारेमस बोला जाता था, इसके साथ उसको कैस आर्टिस्ट भी बोला जाता था धार्मिक नृत्य को। एक वर्ड बच गया बिबाबिस जो है जिम्नास्टिक नृत्य को बोला जाता था, ये भी हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत बार हम डिस्कशन कर रहे हैं शुरुआत से ही, यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे पूछ लिया इसके इतिहास का सही क्रम बताइए। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि जो यूनान का जो काल है उसके जो क्रम बताना इतिहास का, मतलब अलग अलग काल मैंने बताया, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। तो इनको एक सीक्वेंस में लगाना। इनकी सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहला जो पीरियड था वो था आपका होमर काल का, उसके बाद जो दौर आया स्पार्टा काल का, फिर जो दौर आया पूर्व एथेंस काल का, और फिर उत्तर एथेंस काल का। तो ये सीक्वेंस याद रखें, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो स्पार्टा काल थी, देखो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो मैन ऑफ एक्शन तैयार करना था। अब शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे जिक्र आ गया। तो स्पार्टा का जो काल था वो सैनिकों का काल था। इसको आप सैनिकों का काल भी कह सकते हो, योद्धाओं का दौर भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा था उसका उद्देश्य था अच्छे सैनिक तैयार करना, लड़ाई के लिए अच्छे सैनिक जो है इनका उद्देश्य था तैयार करना, मतलब युद्ध में अच्छे जो है योद्धाओं ने मिले। हमने अभी बताया था जी, कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उन्हें कौन से पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता था, टाई गेट्स। जो हेल्दी होते थे सिर्फ उन्हें जीने का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि फ्यूचर में जो है उन्हें अच्छे सैनिकों की जरूरत होती थी। तो उनका पर्पज ये था कि हमारे देश में सिर्फ हेल्दी नागरिक रहें जो देश के लिए लड़ सके। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, स्पार्टा काल में खेल के मैदान को बोला जाता था प्लेटेनिस्टोस, खेल के मैदान को बोला जाता था, अभी हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद हमारे सामने 3 वर्ड आए। टाइगेट्स हम पढ़ चुके हैं, जो जहाँ से कमजोर बच्चों को फेंक के मार दिया जाता था। और अभी 2 वर्ड और हमारे सामने आए, ब्यूल। ब्यूल दरअसल क्या होती थी, सामंतों की एक सभा होती थी। देखो पुराने समय भी अलग अलग, अब आजकल होती ना खाप पंचायतें, उसी प्रकार पुराने समय में भी पंचायतें होती थी। तो जो ब्यूल होती थी वो सामंतों की सभा होती थी जो राजा के अंडर काम करते थे। और एगोरा क्या होती थी, स्वतंत्र जो नागरिक होते थे उनकी सभा को बोला जाता था एगोरा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है
किसको जो है यूनान में किसको देश का गुरु माना जाता था? तो एजुकेटर ऑफ ग्रीस या देश का गुरु किसको माना जाता था? होमर। होमर क्या था? नेत्रहीन एक लेखक थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे, जिसमें उन्होंने उस टाइम के जो है जो भी गेम्स प्रचलित थे उसका जिक्र किया। इसके अलावा उसकी तुलना वेद व्यास के वेदों से भी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नाम और आए हैं। मैंने बताया कि कई बार इनकी सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले जो व्यक्ति हुए सुकरात, फिर हुए प्लेटो और फिर अरस्तु। ठीक है, इसके बाद जिक्र आ गया भाई स्पार्टा काल में सबसे ज्यादा प्रचलित खेल था। स्पार्टा काल में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा खेल था? कुश्ती। रेसलिंग जो है सबसे ज्यादा उस टाइम पे की जाती थी। और यहाँ पे 3 वर्ड और हैं, बॉक्सिंग, कबड्डी, चौगान। बॉक्सिंग, कबड्डी, चौगान। चौगान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, गुलाम वंश का कौन सा शासक जो है चौगान खेलते हुए मरा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। चौगान को आप पोलो भी बोल सकते हो, जो घोड़ों के ऊपर बैठ के खेली जाती है। बाकी आज के वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ही कवर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आराम से मिल जाएगी। धीरे धीरे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बनाने की। अब जैसे यहाँ पे बॉक्सिंग, कबड्डी का जिक्र आया, मैं इनको छोड़ रहा हूँ आज के लिए, लेकिन आगे से कुछ ऐसे वर्ड आएंगे तो गेम्स जो ओलंपिक में कब शामिल हुआ, फेडरेशन कब बनी, ऐसी बातें भी आपको साथ के साथ बताई जाएंगी। अभी सुधार का दौर चल रहा है, धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट देखते जाओगे। तो ये हमारी जो सीरीज है 5वें पार्ट में पहुंच गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपके लिए चल रहा है। आपको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, कुछ चार्ज भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें लोगों को ज्ञान देना है। ज्ञान को हम पैसों में देने की बजाय कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने की। हालांकि लोग पैसे में भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य है लोगों की हेल्प करना, चाहे आप कैसे भी ले पाओ वो हेल्प। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है, हमारा हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई कमी लगती है, किसी क्वेश्चन में करेक्शन लगता है तो वहाँ पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके अंदर सुधार करने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।